Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your teacher Taimur Ijaz, and today we are going to take start of exercise of Unit 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment of justice. तो इससे पहले हम इस चैप्टर की ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें आपके कुछ वोकेबलरी के आइटम्स हैं और कुछ ग्रामर के। तो स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज का। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आपके पेज नंबर 5 से आपकी जो एक्सरसाइज का पोर्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने स्टार्ट की तरफ। जी, तो आपका फर्स्ट वोकेबलरी में जो दिया हुआ है क्वेश्चन आपको है, गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। अब ये वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं वो हम जब रीडिंग कर रहे थे तो साथ साथ जो है वो मैं आपको बताता था। ठीक है, आप वहाँ से वीडियो दोबारा जो है प्ले करके देख सकते हैं। तो हम अपने बी सेक्शन की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी आपको एक वर्ड दिया गया और नीचे उसके आपको 3 ऑप्शन दिए गए। आपने सिनोनिम यानी सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग आपने बताना है। ये तो फर्स्ट वर्ड है इक्विटेबल। इक्विटेबल इंसाफ पर मबनी होता है, अच्छा जो होता है, डिसीजन जो होता है। इसके आपको 3 जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं, फेयर, जस्ट एंड इक्वल। तीनों जो है वो काफ़ी क्लोज है और इसका सही ऑप्शन जो है वो फेयर है। जी, इक्विटेबल मीन्स फेयर। सेकेंड है जी एंसेस्टर। अब एंसेस्टर कहते हैं अबाव अजदाद को, यानी आपके जो आपसे पहले जो जनरेशन गुजर चुकी हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं एंटीसीडेंट, दूसरा है फोर फादर, थर्ड वन है प्रीडिसेसर। इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनता है वो है फोर फादर्स। फोर फादर्स भी अबाव अजदाद को कहते हैं, एंसेस्टर भी जो है वो अबाव अजदाद को कहते हैं। अब देखें ना, फोर जैसा आपका सर का जो माथा है इसको इंग्लिश में कहते हैं फोर हेड, यानी सर से पहले का हिस्सा। फोर फादर्स यानी आपके अबाव अजदाद पहले वाले जो गुजर चुके हैं। अब आते हैं अपने थर्ड की तरफ, वो है फो। फो के आपको मीनिंग्स जो हैं वो दिए गए हैं ऑप्शन के लिए, रिलेटिव, एनिमी एंड फ्रेंड। फो मीन्स आप पढ़ चुके हैं लेसन में, फो दुश्मन को कहते हैं। तो इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा वो कौन सा होगा, सेम मीनिंग वाला, एनिमी। नेक्स्ट है जी फर्म। फर्म कहते हैं साबित कदम रहने को, साबित कदम रहना, अपनी बात पे कायम रहना। जी, ऑप्शन दिए गए एक्सपेंसिव, पावरफुल एंड परसिस्टेंट। इसका जो क्लोज मीनिंग है वो है जी परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का भी मीनिंग होता है साबित कदम रहना। जी, नेक्स्ट है ग्लोरियस। ग्लोरियस कहते हैं शानदार को। ऑप्शंस दिए गए लस्ट्रस, स्प्लेंडिड एंड फैबुलस। इसका मीनिंग बनता है जी स्प्लेंडिड। जी, ये आपके थे जी सिनोनिम्स। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। नेक्स्ट पोर्शन जो है आपका दिया हुआ रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एनालिसिस ऑफ पैटर्न्स ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। वैसे बेसिकली ये आपको एग्जाम में आता नहीं है लेकिन बुक की एक्सरसाइज में दिया हुआ, तो हम इसे अटैम्प्ट कर लेते हैं। लिखा हुआ चूज द करेक्ट ऑप्शन इन पैराग्राफ 1 डैश डिटेल्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टर्स आर गिवन। यानी कौन सी डिटेल्स दी गई हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनरल डिटेल, जनरली बताया गया है, स्पेसिफिकली बताया गया है, या क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल कहते हैं हिस्टोरिकली या उनके बताया गया उनके बारे में। तो ये है जी इसका सही ऑप्शन बनता है जनरल, यानी जनरली उनके बारे में बताया गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। नेक्स्ट है जी द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 इज। पैराग्राफ 2 आपने पढ़ा था कि उसमें लिखा हुआ था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनकी प्रॉफिटहुड से पहले क्या एक जो इंसिडेंट था वो बताया गया था आपको। तो उससे आप क्या जो है वो गेन करते हैं, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या चीज़ जो है बताई गई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ ग्रेट ओरेटर, यानी लैंग्वेज के ओरेटर थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट हेड ऑफ स्टेट। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासत मदीना के इंसाफ पसंद जो थे सरबराह थे। और तीसरा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड। जी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रॉफिटहुड से पहले का वो ब्लैक स्टोन वाला आपने इंसिडेंट पढ़ा था। तो ये ऑप्शन सही बनता है सी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड। जी, अब इसके बाद थर्ड पे आते हैं। जी, दिया गया एग्जांपल्स गिवन इन पैराग्राफ्स 3 एंड 4 शो दैट। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
वो आपने पढ़ा था कि हज़रत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इंटरसीड करने के लिए क्या कहा गया था, कुरैश कबीले ने उनको कहा था। ठीक है, तो उसमें एज हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना के तौर पर भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया। ऑप्शन दिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट हेड ऑफ स्टेट, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सिंपल मैन, या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फेयर इन हिज डीलिंग। तो उसमें चूंकि हेड ऑफ स्टेट ऑफ का जिक्र है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ स्टेट, यानी इंसाफ पसंद जो थे वो हेड थे मदीना के। नेक्स्ट आपको दिया गया है पैराग्राफ 5 shows that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was had just head of state. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a source of peace and security for non-Muslims. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was just an affair even before his prophethood. इस पैराग्राफ में 5 में आपने पढ़ा था कि even the Jews who were his bitter enemies brought their case to रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and he decided in accordance with the Jewish law, यानी Jew जो थे, नॉन मुस्लिम जो थे, वो भी अपने जो मामला थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते थे। इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है जस्टिस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर नॉन मुस्लिम्स, यानी बी ऑप्शन जो है आपका वो बनता है जी। उसके बाद है टू होम डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फॉलोइंग एडवाइस, यानी किसे ये कहा था व्हेन टू मेन कम टू यू फॉर जजमेंट नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हियरिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ द अदर, इट इज देन मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रूथ। ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जी। ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनता है, ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एडवाइस दी थी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट वैसे हम क्वेश्चन आंसर जो है वो कर चुके हैं अपनी एक्सरसाइज के। उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन बनता है ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से एक्सरसाइज का आम था कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो, तो हम इसमें सेलेक्टिव चीज़ें जो हैं वही करेंगे जी। यहाँ पे आपको ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें दी गई हैं, कंक्रीट नाउन्स और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब बेसिकली ये दोनों जो है ना वो नाउन्स की टाइप से। अब यहाँ पे पेपर में आपको ना इसकी डेफिनेशन आएगी, ठीक है, ना आपसे पूछा जाएगा कंक्रीट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। वहाँ पे आपको एक सिंपल सेंटेंस दे दिया जाएगा, उस सेंटेंस में एक वर्ड जो है वो अंडरलाइन किया जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। और नीचे आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि बताएं ये कंक्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपको वर्ड अंडरलाइन कर दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा नाउन है। इसलिए आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नाउन की टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनकी पहचान क्या है। तो आज हम कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बात करते हैं। बेसिकली कंक्रीट नाउन जो है वो कंक्रीट देखे ना, सॉलिड चीज़ को कहते हैं, ठोस चीज़ को कहते हैं, यानी जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं यानी जो आइडिया होता है, जो फिजिकली कोई शेप नहीं रखता, जिसको हम फिजिकली अपने सामने देख नहीं सकते, फिजिकली अपने सामने टच नहीं कर सकते, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब नाउन के साथ आप इसको अटैच कर रहे हैं, यानी सॉलिड चीज़ जिसको फिजिकली आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई ना कोई मटेरियल वो कैरी करते हैं, उसको कहते हैं कंक्रीट नाउन, ठीक है जी। अब इसमें देखें ना, द रिवेंज ऑफ फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, फादर को आप फिजिकली देख सकते हैं, सामने होता है आपके, ठीक है। सन भी इसी तरह फिजिकली आप उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये दोनों कंक्रीट नाउन है। अब इसके अपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें देखें दो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं, डिसाइडेड देयर केसेस विद इक्विटी एंड जस्टिस, ठीक है, इक्विटी बराबरी वाला, जस्टिस इंसाफ। अब देखिए इंसाफ को बेसिकली आप अपने सामने को फिजिकली कोई वजूद नहीं रखता, वो आप उसको अपने सामने देख नहीं सकते, ठीक है। इसके अलावा आप फेथफुलनेस है उसको आप नहीं देख सकते, नेम ऑफ क्वालिटी है, तो ये आइडिया या क्वालिटी का नाम है जिसको आप फिजिकली अपने सामने देख नहीं सकते, फिजिकली उसको टच नहीं कर सकते, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है जी। तो आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट कंक्रीट नाउन का और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ये इसी से रिलेटेड है, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। देखिए आपको कहा गया है आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइन वर्ड इज अ कंक्रीट और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी आपसे पूछा गया कि जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है उसको बताएं कि कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका तरीका ये है कि आप वर्ड के
तो आप वर्ड अंडरलाइन जो हो उसके ऊपर आप सी या ए लिखते हैं ताकि आपको पता लगे कि ये कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है जी। अब आते हैं सेंटेंस फर्स्ट दिया गया, शी पुट्स इन मच एफर्ट इनटू हर स्टडीज एज शी वांट्स टू स्कोर गुड मार्क्स। एफर्ट, कोशिश, इसको आप फिजिकली देख सकते हैं? नहीं, ठीक है। स्टडीज फिजिकली देख सकते हैं? नहीं। स्टडी करते हुए बंदे को देख सकते हैं, स्टडीज को नहीं देख सकते, ठीक है जी। तो ये दोनों आपके कौन से नाउन हो गए जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है जी, एंड सेकंड सेंटेंस है, दे रिकमेंडेड हिम जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। अब जस्टिस भी हम पहले पढ़ चुके, कोई फिजिकली वजूद नहीं रखता, फिजिकली हम उसको देख या टच नहीं कर सकते। ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, सच बोलते हुए बंदे को देख सकते हैं, सच्चाई आपको नजर नहीं आती, फिजिकल को वजूद नहीं रखती, तो ये दोनों भी क्या हो गए जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए जी। कीप द बॉल्स इन द बास्केट, बॉल, गेंद, देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं। बास्केट, टोकरी, फिजिकली अपना वजूद रखती है, तो ये दोनों क्या हो गए जी? कंक्रीट नाउन, सॉलिड चीजें हैं, सामने आप देख सकते हैं जी। नेक्स्ट फोर्थ है, द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर। ट्रेडर, ताजिर को कहते हैं, ताजिर एक बंदा, उसको आप सामने देख सकते हैं, कंक्रीट नाउन है। ट्रस्ट, एतबार, कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जिसको आप सामने देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कस्टमर्स, कस्टमर्स ग्राहक, देख सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया? कंक्रीट नाउन। इसका मतलब ट्रेडर जिसको आप फिजिकली देख सकते हैं, यहाँ पर कंक्रीट नाउन है। ट्रस्ट, एतमाद, एतबार को आप फिजिकली नहीं देख सकते, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कस्टमर जो है फिजिकली देख सकते हैं, तो ये क्या होगा? कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। केयर कहते हैं ख्याल रखने को, ठीक है। अब ये ऐसी क्वालिटी है जिसको आप फिजिकली नहीं देख सकते, ख्याल रखते हुए बंदे को देख सकते हैं, फिजिकली केयर जो है वो, उसको आप फिजिकल वजूद नहीं रखता, टच नहीं कर सकते उसको जी। तो ये फिर केयर क्या हो गया जी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पेट, पेट कहते हैं पालतू जानवर को, कैट आपका हो गया, डॉग हो गया, काऊ हो गया, इसको फिजिकली इन सबको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आपके क्या है जी? कंक्रीट नाउन है, ठीक है जी। इसके बाद आपको नेक्स्ट बी पोर्शन में दिया गया है कि चूज वेदर ईच सेंटेंस नीड्स एन इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और नो आर्टिकल। आपके आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एंड डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं ए और एन, जो सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि जो किसी डेफिनेट चीज़ के लिए, मखसूस चीज़ के लिए यूज़ होता है, उसमें वो दी आता है जी उसमें, ठीक है। आपके टोटली ये तीन ही आर्टिकल्स हैं। अब आपने बताना है कि नीचे ब्लैंक्स में आपके ए, एन या दी यूज़ होगा, ठीक है जी, या फिर कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं कि ये ए और एन कहाँ पे यूज़ होगा और दी कहाँ पे यूज़ होगा। देखिए बेसिकली एक आपका ए और एन जो है वो सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब ए जो है वो आपका साउंड यानी अदर देन वॉल साउंड जो होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। एन आपका वॉल साउंड के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आपने माइंड में रखना है कि वॉल्स आपकी जो है इंग्लिश में 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। मैं आपको कह रहा हूँ कि वॉल साउंड, मैं आपको वॉल लेटर नहीं कह रहा। बाज़ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो वॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनके साथ ए यूज़ होता है, और बाज़ ऐसे वर्ड्स हैं जो वॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होते लेकिन उनके साथ एन यूज होता है। इसलिए आपने वॉल साउंड, ए की साउंड आ रही हो, ई की साउंड, आई की साउंड, आप ओ की साउंड, यू की साउंड, यानी जो वॉल साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके साथ क्या आएगा जी? एन। और इसके अलावा उनके साथ क्या आएगा? ए। दी जो है वो आपका मखसूस डेफिनेट जो चीज़ होगी उसके लिए यूज होगा, ठीक है जी। ये तो अपने स्टार्ट लेते हैं अपने सेंटेंसेस का। फर्स्ट है, ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन। ही आस्क्ड मी आ वेरी हार्ड क्वेश्चन। ब्लैंक से देखें आप, आगे वेरी दिया, वाज सामने, यहाँ पे आ आएगा। डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी। उसी क्वेश्चन की बात हो रही है जो उससे पूछा गया, डेफिनेट है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा जी? दी। यहाँ हम देखें, हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ। आ मैं स्कार्फ नहीं यूज हो सकता, द मैं स्कार्फ नहीं यूज हो सकता, इसका मतलब यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है जी। कुड यू प्लीज पास मी, यहाँ पे यूज होगा दीज आर, ठीक है।
और नेक्स्ट 5 है इज़ देयर अ गुड रेस्टोरेंट, एक अच्छे रेस्टोरेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट है 6 डैश रेस्टोरेंट दैट माय फ्रेंड ओन्स इज़ वेरी गुड। अब आपके फ्रेंड का जो ओन है डेफिनेट रेस्टोरेंट की बात हो रही है, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, डी। जी आई हैव सेवरल, दी कुछ मखसूस बंदों की बात नहीं हो रही, एक बंदे की भी बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे किसी किस्म का आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। सॉरी, आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे ये उसी तरह रहेगा। नेक्स्ट है यूएई इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। अब वैसे कंट्री के साथ तो कुछ भी नहीं लगता, दी वगैरह या ए एन जैसे कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे यूएई जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो एक कंट्री नहीं है, ठीक है। वहाँ पे वो 5 को किया गया है, उसके लिए आप यूएसए जैसे है उसके लिए दी यूएसए यूज़ होता है, यहाँ पे भी क्या होगा, दी यूएई इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। दी आई विल सी यू इन एक वीक की बात हो रही है, ठीक है। वीक लिखा हुआ है तो एक ही वीक होगा, तो ये अब वॉल साउंड वीक वी से शुरू हो रहा है, वॉल साउंड नहीं है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, इन अ वीक। नेक्स्ट टेंस सेंटेंस है आई एम ऑन डैश वेकेशन अंटिल मंडे, यहाँ पे वेकेशन की बात है, ए एम बी किसी में से कुछ भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ नाउन फ्रेज का। व्हाट इज़ अ नाउन फ्रेज, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जी, आपको पेपर में बता चुका हूँ पहले, उनको डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा, सेंटेंस आएगा, और सेंटेंस आपको अंडरलाइन किया गया होगा और आपसे पूछा गया होगा कि ये क्या चीज़ है, आपको नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, एमसीक्यूज टाइप होगा। अब वो ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि नाउन फ्रेज है क्या। देखिए एक वर्ड जो होता है, नाम जो होता है उसको नाउन कहते हैं। अच्छा, फ्रेज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, यानी आपके पास जब एक से ज़्यादा वर्ड्स आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपका जो ग्रुप ऑफ वर्ड है फंक्शन किसका करता है, नाउन का करता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज, यानी सिंगल वर्ड हो गया तो नाउन, और अगर उसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हो गए तो फंक्शन किसका कर रहे हुए, नाउन का, सॉरी, तो वो उसको क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज। एग्जाम्पल में देखें आपको, एज ए यंग ट्रेडर ही अर्न द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। अ यंग ट्रेडर, ट्रेडर वैसे बेसिकली नाउन है, अ यंग ट्रेडर ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, नाउन का फंक्शन कर रहा है, इसको नाउन फ्रेज कहेंगे। इसमें देखें बिजनेसमैन आपका नाउन है, ठीक है, लेकिन एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, ये आप, तो ये बाकी इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फंक्शन नाउन का कर रहे हैं, तो ये एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन पूरी जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये नाउन फ्रेज है। अब देखें नीचे एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट पेज पे सॉरी दिया गया है कि अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी आपने नाउन फ्रेजेस बतानी है इनमें, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में देखें, दिस इज एन ओल्ड फैशन्ड हैट, हैट नाउन है तो ओल्ड फैशन्ड हैट, ये तीनों वर्ड्स मिला के, तो दो वर्ड्स मिला के नाउन फ्रेज जो है वो बन गए हैं, क्योंकि नाउन का फंक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट है वही डिस्कवर्ड फहद्स प्लान्स। अब देखें फहद जो है वो नाउन है, ठीक है। अब दोनों वर्ड्स फहद्स प्लान्स दो वर्ड्स हो गए, फंक्शन नाउन का कर रहे हैं, तो क्या होगा जी, ये नाउन फ्रेज, फहद्स प्लान्स को आपने अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मैस। अब इसमें देखें स्टोन जो है नाउन है, और रोलिंग स्टोन इसमें फंक्शन कर रहा है किसका, ग्रुप बन गया है, तो फंक्शन नाउन का कर रहा है, तो ये क्या होगी जी, नाउन फ्रेज। द रिसेंट फ्लड कॉज्ड हैवी डैमेज, डैमेज आपका बेसिकली जो है वो नाउन है, हैवी डैमेज दोनों मिला के क्या बनेंगे, नाउन फ्रेज। उसके बाद है एन ओल्ड प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब इसमें सॉरी ओल्ड कह गया हूँ, ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। अब देखें प्रेजेंटेशन नाउन है, इसके साथ ओरल जो है वो मिलेगा, तो ये क्या बनेगा जी, नाउन फ्रेज बनेगा, एन ओरल प्रेजेंटेशन, ये आपका नाउन फ्रेज है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। ये आपको वैसे ही जब टेंसेस का एक सेपरेट लेक्चर होगा तो उसमें ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो हम ऐसा करते हैं कि इसको सिर्फ कन्वर्जन जो है वो कर लेते हैं, ठीक है जी। फिर इन द ब्लैंक इज पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स, यानी इसमें आपने कैसे करना है, ठीक है जी। तो स्टार्ट लेते हैं, इसको हमने कन्वर्ट करना है या पास्ट इंडेफिनिट में या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट में आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, पास्ट कंटिन्यूअस में आपके पास वाज वर और साथ
फॉर्म ऑफ आईएनजी, यानी आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो यूज़ होती है, जैसे प्लेइंग, रीडिंग, लुकिंग, वॉचिंग, ये आपके जो साथ आईएनजी यूज़ होता है। ये व्हाट ब्लैंक आगे दी है व्हेन आई कॉल यू लास्ट नाइट का व्हाट, इसको आप कन्वर्ट करें कंटिन्यूस में पास्ट पार्ट, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज करें कॉल्ड, मतलब पूरा सेंटेंस बनेगा व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट। नेक्स्ट है आई ब्लैंक दी हुई है, सिट आपको वर्ब दिया गया है, इन द कैफे व्हेन यू आगे आपको ब्लैंक दी है, उसका वर्ब दिया हुआ है कॉल मी। इसको आपने कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है, आई वाज सिटिंग, आपको बताया वाज बार और साथ आई एनजी फॉर्म यूज होगी, इन द कैफे व्हेन यू पास इंडेफिनिट में कॉल्ड मी, इसका मतलब आई वाज सिटिंग इन द कैफे व्हेन यू कॉल्ड मी। नेक्स्ट है व्हेन यू अराइव एट द बस स्टैंड, हु बी आपको दिया हुआ देयर, व्हेन यू यहाँ पे पास इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है, इसको सेकंड फॉर्म लगानी है, व्हेन यू अराइव्ड एट द बस स्टैंड, हु और बी की पास फॉर्म होती है वाज, इसका मतलब बनेगा व्हेन यू अराइव्ड एट द बस स्टैंड हु वाज देयर। नेक्स्ट है शमसा, और आपको ब्लैंक दिया हुआ और वर्ब दिया वॉच, व्हेन शी ब्लैंक में दिया हुआ है हियर। शमसा, इसको आपने पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है, वॉज वॉचिंग अ फिल्म व्हेन शी, हियर की सेकंड फॉर्म होती है हर्ड द नॉइज, इसका मतलब सेंटेंस पूरा बनेगा शमसा वॉज वॉचिंग अ फिल्म व्हेन शी हर्ड द नॉइज, सॉरी जी। नेक्स्ट दिया है वी डैश प्ले टेनिस व्हेन जावेद हर्ट हिज एंकल, एंकल कहते हैं टखने को, इसको आप पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करें वाज वर, सॉरी वाज वर को लगाएं और साथ ही एनजी फॉर्म, वी वर प्लेइंग टेनिस व्हेन जावेद हर्ट की सेकंड फॉर्म भी हर्ट ही होती है, व्हेन जावेद हर्ट हिज एंकल। जी ये आपका हो गया है कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज जो थी पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट की। जी ये तो थी आपकी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज, जिसमें ग्रामर और वोकेबलरी की कुछ जो है वो सेक्शंस दिए गए थे। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है ट्रांसलेशन एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट हो गए। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप उम्मीद है आपको ये जो सारे कंसेप्ट हैं वो समझ आ गए होंगे। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।